हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। मैं आयुष चंद्रा, साइकोलॉजिस्ट एंड एन एक्स ओसीडी वॉरियर। आज आपके सामने मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सीबीटी के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सीबीटी का नाम तो पता है लेकिन सीबीटी का काम नहीं पता। आखिरकार कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, वो अपने पेशेंट्स को जब मिलते हैं वो एडवाइस कर देते हैं कि आपको ओसीडी है तो आप जाके सीबीटी थेरेपी कराइए। आपने कई बार इस थेरेपी का नाम सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एज एन एक्स ओसीडी वॉरियर एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट मैं हज़ारों लोगों को ओसीडी से बाहर निकाल चुका हूं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बस सीबीटी करने से ओसीडी खत्म नहीं होता, लेकिन सीबीटी के बिना भी नहीं होता। The CBT is a very important therapy, but it is not the only therapy that you are going to use in the treatment of OCD. लेकिन CBT को सिखाने का मैंने ठान लिया है कि आपको मैं इंटरनेट पे ही सिखा दूंगा। देखिए, CBT कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। CBT जीवन जीने का एक नॉर्मल सा तरीका है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी होती हैं और उससे आप अपने थिंकिंग को ऑर्डर में ले आते हैं। और इसी के लिए हम मेंटल हेल्थ कंडीशंस को डिसऑर्डर कहते हैं, इलनेस नहीं। याद रखिए, आपको ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर कुछ भी हो, ये सब डिसऑर्डर है, यानी कि थिंकिंग ऑर्डर से बाहर चल रही है। वापस ऑर्डर में आ जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मोटापा, अगर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूँ, मेरा वेट 150 किलो है, तो ये मैं अपने वेट के ऑर्डर से बाहर चल रहा हूँ। ये डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो वापस आ जाऊंगा, कुछ मेथड्स यूज करूंगा, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट, एंड आई विल कम बैक टू द ओरिजिनल वेट। ऐसे ही सीबीटी आपकी मदद करती है। आज हम सीबीटी के 3 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सीबीटी के बेसिस समझाएगा, जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई सीबीटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मैजिकल चीज़ नहीं जिसके लिए आप ढूंढते रहें कि क्या होता है सीबीटी के अंदर। तो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निक नंबर 1। तो पहली टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसका नाम तो बहुत पॉपुलर है लेकिन इसको करने का तरीका लोगों का बहुत गलत है। मेरे कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है अपने थॉट को लॉजिकल बनाना, और इसी सिलसिले में कई सारे पेशेंट्स ओसीडी के लिए जब सीबीटी का यूज़ करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। घंटों घंटों बैठे रहते हैं, किताब और कॉपी लेकर लिखते रहते हैं अपने थॉट्स को। दिस इज़ नॉट हाउ सीबीटी इज़ डन। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो पहली टेक्निक है, इसका मतलब है कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बदलना, थिंकिंग को बदलना। ठीक है, जैसे एक क्ले होता है, वो होता है आपकी चिकनी मिट्टी जो होती है, क्ले कहते हैं, उसको हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहले हम उसको बॉल बना सकते हैं, फिर उसको फ्लावर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही थॉट्स को भी रीस्ट्रक्चर किया जाता है। लेकिन थॉट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए हमें पहले होता है थॉट आइडेंटिफिकेशन करना। पहले आप अपने नेगेटिव थॉट को या फियरफुल थॉट को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद रीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या होता है, ये नहीं कि सिर्फ हमें लॉजिक देना है। ब्रेन लॉजिक से नहीं मानता, ओसीडी लॉजिक से कभी नहीं बीट कर सकते। आप एक लॉजिक देंगे, ओसीडी आपको उसके बदले 10 फियर देगा। इसलिए आप लॉजिक लगाते रहते हैं, लोग आपको एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन आपका ओसीडी वहीं का वहीं है। तो लॉजिक नहीं, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस थॉट को ईदर प्रूफ या डिसप्रूव करना है खुले मन से। सीबीटी ये नहीं कहता कि सिर्फ आपका थॉट गलत है तो गलत बोल दो। गलत बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको गलत प्रूव करना पड़ेगा। तो गलत प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं जो बहुत बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ। एडवांस कभी आप अगर थेरेपी में आएंगे तब बताऊंगा। बट जैसे मैंने किया, जब मुझे ओसीडी था तब मेरा एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था कि अगर मैं 3 से 4 बार हाथ नहीं धोऊंगा तो गंदगी फैल जाएगी, या अगर मैं भगवान से माफ़ी नहीं मांगूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा। 2 बिलीफ सिस्टम मैंने आपको बता दी। अब अगर मुझे इस बिलीफ सिस्टम को हटाना है, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलने से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख, पीड़ा, बेचैनी हो रही थी। हटाने के लिए क्या करना है, मुझे देखना है कि क्या मेरे आसपास के लोग भी इसी बिलीफ सिस्टम को मानते हैं। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, कज़न्स, मम्मी पापा क्या क्या बिलीफ सिस्टम रखते हैं, और उस नए बिलीफ सिस्टम से जो उनका बिलीफ सिस्टम है उससे उनकी लाइफ कैसी चल रही है और मेरे बिलीफ सिस्टम से मेरी लाइफ कैसे चल रही है। क्या मेरे बिलीफ सिस्टम को कोई मानता है भी, और इसको मानने से लाइफ का क्या हाल हो रहा है, और पहले जब मैं नहीं मानता था तब मेरी लाइफ कैसी थी और अब मेरी लाइफ कैसी है। तो ये सारी चीज़ें एविडेंसेस हैं। तो एविडेंस के बेसिस पे जब आप चलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर मैं 3 बार की जगह 1 बार हाथ धोता हूँ तो क्या वो दिन में कुछ गड़बड़ होगी, तो मुझे ये देखना पड़ेगा रीस्ट्रक्चर करके कि नहीं, 1 बार हाथ धोने से भी लाइफ खुशी रहती है, बल्कि और लाइट महसूस होता है। भगवान को सॉरी ना बोलना भी ओके है, बिकॉज भगवान जानते हैं कि ये थॉट्स मेरे नहीं है। इस हिसाब से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है और एविडेंस के बेसिस पे होती है। एविडेंस आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ला सकते हैं,
अपने लव्ड वंस और ट्रस्ट वंस से ला सकते हैं, एक्सपर्ट्स से ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें सोर्सेज हैं जहाँ से आप एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, और जितने एविडेंसेस आप कलेक्ट करेंगे उतना ही आपका थॉट, अपना जो फियरफुल थॉट था ओसीडी का, वो रीस्ट्रक्चर यानी कि वो बदलना शुरू हो जाएगा। जितनी नई कहानियाँ आप सुनेंगे, जितनी नई कहानियाँ आप लेकर आएंगे, उतना ही ये थॉट फेड ऑफ होता जाएगा। सेकेंड टेक्निक होती है बिहेवियरल एक्टिवेशन। देखिए ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों में सीबीटी कहता है बिहेवियरल एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। सीबीटी, तो बी जो है ना वो बिहेवियर के लिए स्टैंड करता है। सी मतलब कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग, बी मतलब बिहेवियर। बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है? कई लोग ये बात नहीं जानते हैं कि थॉट्स को बदलने का एक रास्ता बिहेवियर को चेंज करना भी है। अगर मैं आपको एक बड़ा ही लाइट हार्टेड एग्जांपल दूं कि अगर कोई इंसान दुख से निकल नहीं पा रहा है और मैं उसको ज़बरदस्ती बोलूं कि तुम्हें डांस करना है, चाहे रोते हुए ही करो, डांस करो, बस तुम्हें कूदना, जैसे मर्जी डांस करो, आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स रिसर्चेस कहती हैं कि वो इंसान के अंदर डोपामिन और सीरोटोनिन का संचालन होना शुरू हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर से आप अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इसलिए मुझे दुख नहीं चाहिए। ऑलराइट, इसीलिए आप देखेंगे कि कितने सारे एथलीट्स हैं और कितने सारे स्पोर्ट्स पीपल हैं जो ऐसा बोलते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा रास्ता है। स्पोर्ट्स एकमात्र अच्छा रास्ता, एक अच्छा रास्ता इसलिए भी है क्योंकि वहाँ मूवमेंट होती है। कई सारे लोग कहते हैं बॉडी फिट रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी फिट रहेगी। देखिए ये बात पूरी तरह सच तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बॉडी एक्टिवेशन वाली मूवमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ में ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा बढ़त दिखेगी आपको कि आप बेटर हो रहे हैं। अब एक बात और है, बिहेवियरल एक्टिवेशन करने के लिए करना क्या होता है। हर एक इंसान जो ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में होता है वो ये कहता है सर मेरा मन ही नहीं करता करने का। ठीक है ना, मेरा मन करता है बाहर जाने का, ना लोगों से मिलने का, ना किसी को कॉल करने का, ना तैयार होने का, सेल्फ केयर वगैरह सब कुछ रिड्यूस हो गई। क्यों? मन नहीं करता है और मैं वेट कर रहा हूँ मोटिवेशन कर आने की या मन कर जाने की, फिर मैं करूँगा सर, मेरा एक बार ओसीडी ठीक कर दो। बिहेवियरल एक्टिवेशन कहती है कि नहीं, आपको ना मोटिवेशन का वेट करना है, ना आपको मन आने का वेट करना है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ जस्ट 4 स्मॉल थिंग्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, जो आप कर पाओगे 1% बेटर होने के लिए। और कौन से 4 डोमेन में? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड आपकी लाइफ के गोल्स। इन चारों डोमेन्स में अगर आप कुछ भी 1% काम कर सकते हो, मॉर्निंग में मैंने फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ किया, आफ्टरनून में मैंने मेंटल हेल्थ के लिए किया, इवनिंग में सोशल हेल्थ, और रात को मैंने अपने गोल्स को प्लान किया। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है तो मैंने पढ़ाई कैसे करूँगा, कौन सा कोर्स, उसके बारे में रिसर्च करा, जॉब करनी है तो रेज्यूमे तैयार किया, कुछ भी ऐसा। हर दिन अगर आप 1% इन डोमेन्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका ब्रेन ये बात पे मजबूर हो जाएगा कि उसको सीरोटोनिन बनाना है, उसको एंडोर्फिन बनाना है, उसको सारे चीज़ें जो केमिकल्स हैं, हमारे डोपामिन है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर चलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैं ये भी बता दूँ, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि हमारा सीरोटोनिन और डोपामिन कम हो गया है और वो कम ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है। सीरोटोनिन को ठीक करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आर्टिफिशियल रास्ता, दवाई दो और आर्टिफिशियली आप अपने आप को सीरोटोनिन को अपना बढ़ने दो। लेकिन नेचुरल रास्ता भी है जो कि बंद नहीं हुआ है आपके लिए, वो ये है कि अगर आप सीरोटोनिन इंड्यूसिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, वॉक करेंगे, सनलाइट में जाएंगे, अच्छे मूवीज़ देखेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अपने ज़िंदगी के गोल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका सीरोटोनिन ऑटोमेटिकली रिचार्ज होने लग जाएगा एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। सो दिस इज़ व्हाट बिहेवियरल एक्टिवेशन इज़। और तीसरी टेक्निक है जो आज की वीडियो की लास्ट टेक्निक है, वो है थॉट मॉनिटरिंग। अब कई बार लोगों को थॉट मॉनिटरिंग को देख के लगता है यही सीबीटी है, लेकिन यहीं पे आप गलती कर दो। कई थेरेपिस्ट या कई काउंसलर्स भी ऐसे हैं जो नए नए आते हैं बच्चे, उनको मैं कई बार सिखाता हूँ कि ये सिर्फ ये बताओ अपने पेशेंट्स को कि ये स्टार्टिंग है, सिर्फ 1 दिन का काम है, ये ज़िंदगी भर का काम नहीं है। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने हज़ारों पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हम ये करते हैं, ये सीबीटी कर रहे हैं, सीबीटी करते हैं। मैंने कहा क्या करते हो? तो देख रहा हूँ रजिस्टर्स भरे हुए, उन्होंने कहते हैं ये सीबीटी है। ये सीबीटी नहीं है, ये सिर्फ थॉट मॉनिटरिंग 1 दिन का काम है। थॉट मॉनिटरिंग क्या होता है? सीबीटी क्योंकि थॉट्स पे काम करती है, थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करने पे काम करती है, नए बिलीफ सिस्टम बनाने पे काम करती है। तो भाई नए थॉट या नया स्ट्रक्चर या नया बिलीफ तो तब बनेगा ना जब आप थॉट्स को पहचानोगे कि कब कहाँ कैसे थॉट्स आते हैं आपको। तो उसके लिए हम एक बार बेस लाइन थॉट रिकॉर्ड करते हैं कि आपको अभी क्या हो रहा है लाइफ में। जब आप सीबीटी स्टार्ट करते हैं डे 1 पे, ये डे 1 का होमवर्क है सिर्फ, ये नहीं कि आप सोच रहे हो यही सीबीटी है। डे 1 पे हम क्या होमवर्क देते हैं ज़्यादातर कि आप अपने 1 दिन यानी कि 24 आवर्स में एक कॉपी पेन उठाओ या मोबाइल या लैपटॉप में लिखो कि कौन सी सिचुएशन में किस ट्रिगर में आपको क्या थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वॉशरूम जाता हूँ सर तो मुझे गंदगी के थॉट्स आते हैं। सर जब मैं भगवान के सामने जाता हूँ मुझे भगवान के बारे में नेगेटिव थॉट आते हैं। जब मुझे ये करता हूँ तो मुझे ऐसे थॉट आते हैं। तो सिचुएशन लिखो, फिर थॉट्स नोट करो। थॉट्स नोट करने के बाद आप फीलिंग्स नोट करो कि इस थॉट के आने के बाद मुझे फीलिंग कैसी होती है। एंग्जाइटी होती है, डिस्गस्ट होता है, गिल्ट होता है, सैडनेस होता है, एंगर होता है। क्या फीलिंग होती है आपकी? अनईजी फीलिंग तो होती है, पर कौन सी?
और उस फीलिंग के बाद आप क्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर क्या करते हैं आप कि सर फिर मैं कंपल्शन करता हूँ, हाथ धोता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सर उसके बाद मुझे टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है। ऐसी अपनी एक साइकिल बनाई है आप। क्यों इसको ज़रूरी है साइकिल बनाना? ताकि आपको पता तो लगे कि कहाँ पे क्या थॉट्स आ रहे हैं मुझे, और जब वो थॉट्स पकड़ लेंगे तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर सकते हैं और बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं। जब मैंने अपने ओसीडी से बाहर निकला, मेरे को एक रिलीजियस ओसीडी था जहाँ मुझे भगवान के बारे में नेगेटिव थॉट आते थे कई बार, और मैं सॉरी सॉरी बोलने लग जाता था, या मंदिर में माथा टेकना, या बार बार कान पकड़ना, ऐसे कुछ कंपल्शंस थे। अब क्या होता है कि जब मैंने ये अपना थॉट रिकॉर्ड कर लिया तो मुझे समझ में आया कि जब भी मैं मंदिर क्रॉस करता हूँ मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो थॉट पकड़ लिया। इस थॉट के आने से मुझे बहुत गिल्टी लगता है कि मैं इतना गंदा कैसे सोच सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को फीलिंग गंदी आई, उसके बाद मैंने क्या बिहेवियर किया, सॉरी बोल दिया और टेम्प्रेरी रिलीफ मिल गया। लेकिन इस टेम्प्रेरी रिलीफ का मैं करूँगा क्या? मैं तो फिर से उस सिचुएशन में जाने ही वाला हूँ, आज नहीं तो कल, फिर वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो मैंने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया कि कल जब मैं मंदिर के सामने जाऊंगा थॉट्स मुझे आएंगे, बिकॉज थॉट पे मेरा काबू नहीं है डायरेक्ट। एंग्जाइटी भी मुझे होगी कुछ हद तक कि उस पर भी मेरा काबू नहीं है, लेकिन इस बार मैं वो चीज़ बदलूंगा जिस पे मेरा काबू है, एंड दैट इज़ माई बिहेवियर। मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना थॉट एक नया बिलीफ सिस्टम बना लिया कि भगवान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान को तो पता है कि थॉट्स मेरे नहीं है, ये तो ओसीडी की वजह से आते हैं। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी थॉट से, भगवान के प्रति बिलीफ सिस्टम बदल लिया, और फिर मैंने अपना बिहेवियर बदल लिया। अब इसके बाद जो मुझे कॉन्सिक्वेंस में सेटिस्फैक्शन या तसल्ली मिलती थी वो नहीं मिली, एंग्जाइटी बढ़ी इस बार। पहले तो माफ़ी मांगकर मैं एंग्जाइटी कम कर लेता था, लेकिन इस बार माफ़ी नहीं मांगी तो एंग्जाइटी थोड़ी स्पाइक हुई। लेकिन मैं तैयार था कि हाँ एंग्जाइटी तो स्पाइक होगी। स्पाइक हुई, 0 से 10 पे गई, लेकिन 10 से 0 पे अपने आप आने के लिए मैंने ब्रेन को छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने अपना ओसीडी ठीक कर लिया, और आप भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सीबीटी की और टेक्निक्स बताऊँगा ताकि आप घर बैठे अपना इलाज कर सकें। जब तक आप मुझसे नहीं मिल रहे तब तक भी आपका ट्रीटमेंट चलता रहे, यही मेरा एक लक्ष्य है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आई और ये सीरीज़ कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, एंड नोटिफिकेशन बेल आप मिस कर देते हो तभी आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। मैं हर रोज़ थेरेप्यूटिक वीडियोज़ यहाँ पर डालता हूँ। यू विल फील गुड। अगर आप ओसीडी एंग्जाइटी से निकलना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।